डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्यामलाल है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरी आप बीती है। बात बहुत साल पहले की है। शहर में मैं रहा करता था, लेकिन मेरा स्कूल खत्म हो चुका था। मेरे पिता जिद करने लगे थे कि मैं कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन उस समय कॉलेज में बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। ज़्यादातर वो लोग पढ़ते थे जिनके पास ज़्यादा रुपए हुआ करते थे। मैं अपने पिता के कंधों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था और मैंने अपने पिता को कह दिया था कि मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूँगा। मेरे पिता डाकघर में नौकरी किया करते थे। ये सरकारी नौकरी ज़रूर थी, लेकिन इसमें ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी। किसी तरह हम गुजारा किया करते थे, लेकिन मुझे अपने नाना जी की याद बहुत ज़्यादा आया करती थी। जब भी नाना जी हमारे इस घर में आया करते, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते और कभी कभी 1-2 दिन बिता कर जाते। नाना जी हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और कभी कभी फाइनेंशियली भी हमें मदद किया करते। मैं भी अपनी माँ को कहा करता, माँ नाना जी के पास जाकर आए। माँ किसी बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी, लेकिन कभी भी बताती नहीं थी। धीरे धीरे मेरी जिद बढ़ने लगी थी कि मैं नाना जी के पास जाकर आऊँगा, लेकिन नाना जी खुद कहा करते थे, हमारे वहाँ मत आना, वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर तुम क्या करोगे? यहाँ पर शाम के वक्त तुम कुछ ना कुछ खेलने के लिए जाते हो, वहां खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं मिलेगा, वहां पर ज्यादातर बूढ़े ही रहते हैं। ये कहकर मेरे नाना जी बात को मजाक में उड़ा दिया करते थे। लेकिन हर किसी का मन होता है अपने नाना नानी के पास घूमने के लिए जाना, लेकिन मेरे मन में बस वो कसक रह गई कि बचपन में कभी भी नाना नानी के पास मैं जा नहीं पाया और ना ही मेरी माँ नाना जी की कोई कहानी बताया करती कि वो बचपन में क्या किया करते थे या मेरी माँ क्या किया करती थी। धीरे धीरे कैसे अपने कामों में मेरा रुझान बढ़ने लगा कि इस बात पर कभी ध्यान गया ही नहीं। लेकिन अब फिर से स्कूल खत्म हो चुका था, नौकरी की तलाश जारी थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं नाना जी के पास जाकर आऊं। फिर से अपनी माँ से झगड़ा किया मैंने, माँ मैं नाना जी के पास जाकर आना चाहता हूँ, स्कूल खत्म हो गया है ना। हमेशा आप कहा करती थी कि वो बहुत दूर गांव है, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, वैसे पढ़ने लिखने में परेशानी होगी, स्कूल की छुट्टियाँ होंगी। अब तो स्कूल खत्म हो गया ना, मैं नाना जी के पास जाना चाहता हूँ। मेरी माँ कहने लगी थी, नहीं नहीं, तुम नाना जी के पास नहीं जा सकते, वो खुद मना करते हैं, उनके पास रहने के लिए कमरा नहीं है। मैंने कहा, माँ नाना जी हमेशा कहा करते हैं कि उनके पास 5 कमरे हैं, बस वो हमें बुलाते नहीं। क्यों, क्या वो झूठ कहते हैं? माँ ने हामी में सर हिलाया था, लेकिन मेरी माँ कब झूठ बोलती है मुझे पता चल जाता है। इसीलिए मैंने अपनी माँ को कहा, माँ मेरी जिद है, मैं नाना जी के पास जाना चाहता हूँ। अपने पिता से भी मैंने झगड़ा कर लिया था, जिसके बाद उन दोनों को मानना पड़ा और उन्होंने मुझे वो सच बताया जो इतने सालों से वो छिपा रहे थे। नाना जी की बड़ी हवेली है, वहां पर कई लोग रुक सकते हैं, लेकिन वो गांव जहां बसा हुआ है, आसपास कई भयानक कहानियां सुनाई जाती हैं। उसी गांव के एक हिस्से में कई भूतिया घटनाएं होती हैं और बाहर से उस गांव में जो भी आता है भटकता हुआ वो गांव के उस हिस्से में चला ही जाता है। इस तरह कई लोगों की मौत हो चुकी है। उस बंजर गांव के हिस्से में कई लोगों की लाशें मिल चुकी हैं और हर किसी का कहना है उस जमीन पर एक श्राप है। उस श्राप के कारण जो भी वहां पर रात के वक्त जाता है उसकी मौत हो जाती है। वो जमीन आपको खींचने की कोशिश करती है, बुलाने की कोशिश करती है। जब ये कहानी मेरी माँ ने सुनाई, मैंने कहा, माँ कहानी में दम नहीं है, इससे ज़्यादा डरावनी कहानियां तो नाना जी सुनाया करते हैं, आप बेवजह मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं ना।
माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ ने कहा, नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। सच में वो गांव के आधे हिस्से में वो भूतिया घटनाएं होती हैं, इसीलिए उस तरफ जो लोगों के घर हैं उन्होंने घर छोड़ दिए हैं। बीच में दीवार बना दी गई है। तुम्हें नहीं पता, उस जगह तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। मैं रुकने वाला कहाँ था। फिर मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं दीवार के उस तरफ कभी नहीं जाऊंगा। जो भी बाहर से आता है दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश जरूर करता है। मैंने माँ को वादा कर दिया। माँ को मैं वादे कई किया करता था, लेकिन छोटे छोटे वादे तो तोड़ भी दिया करता था। जैसे, माँ, मैं घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं खेलने के लिए चला जाया करता था, छिप छिप कर। इस बार भी जो वादा मैंने किया था, कोशिश तो पूरी करूंगा उसे निभाने की, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए अच्छा हुआ या अजीब हुआ, उसे देखने के लिए हो सकता है मैं दीवार के पार चला जाऊं। मेरे पिताजी मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आए थे। उसके बाद वो बस का सफर लगभग 4 घंटे का था। मैं अपने नाना जी के गांव तक इस तरह बस के सहारे पहुंच नहीं सकता था। सड़क के किनारे मुझे उतार दिया गया। वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर मुझे आगे तक चलकर जाना था और उससे आगे कई बैलगाड़ियां दिखीं जिस पर सवार होकर नाना जी के उस गांव तक मैं पहुंच पाया। मैं नाना जी को सरप्राइज देना चाहता था। मुझे उनके घर के बारे में पता नहीं था, लेकिन नाना जी ने एक चीज कही थी कि हमारे इस गांव में नाम चलता है मेरा। मैंने जैसे ही गांव की शुरुआत में वो पहले बनी हुई छोटी सी दुकान में अपने नाना जी का नाम बताया, वो खुश हो गए। उन्होंने मेरे नाना जी को पुकारना शुरू कर दिया। गांव में बात आग की तरह फैलती है, एक मुंह से दूसरे मुंह तक। वहां कई लोग थे और कुछ मुझे नाना जी के पास लेकर गए। वो घर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, इतनी बड़ी हवेली! क्या ये हवेली नाना जी की है? लोगों ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे नाना जी की ये हवेली है। तुम्हें कभी तुम्हारे नाना जी ने बताया नहीं? नाना जी हमेशा कहा करते थे कि उनके पास जमीनें तो बड़ी हैं, लेकिन घर छोटा है, और वैसे भी उनके पास काफी रुपए हुआ करते थे जो वो हमें देकर भी जाया करते थे मदद के तौर पर। लेकिन यहां आकर पता लगा नाना जी का घर भी काफी ज्यादा बड़ा है। 5 साल पहले नानी जी की मौत हो गई थी, जिसके बाद नाना जी अकेले हो गए, लेकिन कोई भी नाना जी से यहां पर मिलने के लिए नहीं आया था। पिताजी आए थे, लेकिन एक ही दिन में आकर वापस चले गए। उस हवेली का दरवाजा एक आदमी ने खटखटाया था। नाना जी जब बाहर आए, मुझे देखते ही उनका चेहरा उतर गया था। मैंने उनके चेहरे पर खुशी नहीं देखी। जिसके बाद मैंने नाना जी से सवाल किया, नाना जी, आप खुश नहीं? आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से मैं आया हूं। फिर नाना जी खुश होकर मुझे गले से लगाने लगे, जैसे वो जानते थे कि मैं जिद्दी हूं। जब जिद करता हूं तो उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूं। फिर नाना जी ने कहा, अरे, दोपहर का वक्त हो गया है, तुम्हें सुबह सुबह आना चाहिए था ना, ताकि शाम के वक्त तुम वापस जा पाते। अब शाम के वक्त उस तरफ जाते तुम अच्छे नहीं लगोगे। ऐसा करूंगा, मैं आगे उस बैलगाड़ी वाले को कह दूंगा, थोड़ा जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। मैंने कहा, नाना जी, मुझे छुट्टियां हो चुकी हैं, वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ दिन यहाँ पर बिताऊंगा, आपके साथ देखूंगा ये कितनी अच्छी हवेली है। और आप जो ज़मीन के बारे में बताते हैं कि कई पेड़ लगे हुए हैं फलों के, मैं उन पेड़ों को भी देखना चाहूँगा। मेरी ये बात सुनकर नाना जी थोड़ा सा घबरा गए थे। अरे, मैं कितनी बार कह तो चुका हूँ कि किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस तरह रात रुकने के लिए यहाँ क्यों आए हो? मैंने इधर उधर कई कमरे देखे। फिर मैंने नाना जी को कहा, नाना जी, यहाँ तो कई कमरे बने हुए हैं ना, आप तो कह रहे थे रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे, इतने बड़े बड़े पलंग भी लगे हुए हैं, मैं कहीं भी रात को रुक जाऊंगा ना, परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ कौन सी ठंड है जो मुझे ठंड लग जाएगी, बल्कि मौसम तो सबसे अच्छा है। नाना जी के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहे थे। इस तरह दिन के वक्त मैं नाना जी से बातें करता रहा। धीरे धीरे नाना जी की चिंता जैसे हवा में उड़ती चली गई। मुझसे जब वो बात किया करते थे, जैसे मदहोश से हो जाते थे। उन्हें मेरे चेहरे में उनकी जवानी नजर आती थी। वो कहा करते थे कि मैं जवानी में तुम्हारे जैसा लगता था,
हमेशा से वो यही कहते आए थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, नाना जी ने कहा, देखो अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन माँ की कही बात मैंने पहले ही नाना जी को बता दी। मैंने कहा, नाना जी, माँ ने कहानी बताई है, आपने रोका था ना माँ को ये कहानी बताने से, तो माँ ने कहानी बता ही दी जब मैंने जिद की। अब गांव के बीच में दीवार बनी है, दीवार के दूसरी तरफ कोई नहीं रहता। अब गांव के बीच में दीवार बनी हुई है, दीवार के उस तरफ कोई नहीं रहता। घर तो बने हुए हैं, लेकिन लोगों ने उन घरों को छोड़ दिया है। यही बताना चाहते हैं ना, भूत या घटनाएं होती हैं वहां पर, वहां नहीं जाना है। तो नाना जी, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, आप चिंता क्यों करते हैं? ये बात सुनकर नाना जी बहुत ज्यादा खुश हो गए, मुझे गले से लगाकर कहने लगे, बस यही बात थी जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। देखो मजबूरी है ना, मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना, तुम्हें यहाँ कई महीनों तक रखता और मेरी चलती ना पढ़ने के लिए यहीं स्कूल में लगा देता। अब ये मुसीबत हमारे गांव पर बहुत साल पहले से आ चुकी है, अब क्या ही कर सकते हैं। वो रात मैंने नाना जी के पीछे वाले उस कमरे में बिताई थी। सुबह सुबह नाना जी खुद ही खाना बनाने में लगे हुए थे और वहां पर कई बावर्ची थे जिसको नाना जी ने कह दिया था, और सुबह सुबह कई ऐसी चीजें बनकर आई जो गांव में ही बनाई जाती हैं। मेरे खाने के लिए सामान तो इतना था और पेट इतना सा। थोड़ा थोड़ा हर खाना मैंने टेस्ट किया और नाना जी को कहा, वाह नाना जी, इस गांव का कोई जवाब ही नहीं। ऐसे ऐसे बावर्ची, आपको भी खाना बनाना आता है और लोगों को भी आता है। यहाँ पर खाना बनाना सबको बड़ा अच्छे तरीके से आता है। आप ये छोटे से गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहाँ सड़क भी कच्ची ही है, जैसे ये गांव काफी पिछड़ सा गया है। आप सरकार से गुहार क्यों नहीं लगाते कि सड़कों को पक्का किया जाए ताकि इस गांव की भी तरक्की हो पाए? तब नाना जी ने कहा, कुछ सरकारी अधिकारी 5 साल पहले यहां पर आए थे, उनमें से कोई जिंदा बच नहीं पाया था। उनके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद दोबारा कोई सरकारी अधिकारी यहां पर आया ही नहीं। कुछ लोग चेकिंग के लिए आए थे और उनमें से भी जब एक आदमी मारा गया तो यहां पर दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर कोई नहीं आया, ना सड़कें बनी, ना गांव की तरक्की हुई। सुबह सुबह खाना खाने के बाद मैंने नाना जी से वादा किया, नाना जी देखिए, मैं उस दीवार के उस तरफ नहीं जाने वाला, लेकिन गांव में तो घूम सकता हूं ना। अब आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप मुझे अपने साथ घुमाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नाना जी, मैं बड़ा हो गया हूं, बालिग हो गया हूं, अकेले घूमना चाहूंगा। कहीं किसी लड़की ने मुझे देख लिया कि मैं आपके साथ घूम रहा हूं, मुझे काफी शर्म आएगी। नाना जी ने कहा, चिंता मत करो, यहां पर तुम्हें लड़कियां नजर नहीं आने वाली, ज्यादातर तो तुम्हें बूढ़े ही नजर आएंगे। ये बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। मैंने नाना जी को कहा, क्या हुआ नाना जी, यहां पर बच्चे, जवान, लड़कियां क्या कोई नहीं है? नाना जी ने कहा, नहीं, जितने भी लोग यहां पर थे ना, उन्होंने अपने बच्चे सभी यहां से दूर भेज दिए, भले ही जमीन बेचकर ही भेजने क्यों ना पड़े हों। उसके बाद से यहां ज्यादातर तुम्हें पहले के रहने वाले लोग ही मिलेंगे। 15 साल पहले जो घटना घटी थी, उसके बाद यहां जिसका भी जन्म हुआ उसे बाहर ही भेज दिया गया, यहां रुकने किसी को नहीं दिया गया। घटनाएं ऐसी होती हैं ना, जिनकी उम्र कम होती है, ये घटनाएं उन पर ज्यादा हावी होती हैं। फिर नाना जी से इजाजत लेकर गांव में मैं घूमने लगा। गांव के इस हिस्से में लोगों ने घर तो अच्छे बना रखे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नया घर कोई भी ना हो। 15 साल पुराने घर, 20 साल पुराने घर या 30 साल पुराने घर, मुझे ऐसे घर देखने को तो मिल रहे थे। फिर मैं सोचने पर मजबूर भी हो गया कि पीछे वाली वो जो दीवार है वो पक्की ईंटों से बनाई गई है, जैसे कोई भी उसे पार ना कर पाए इस तरीके से बनाया गया है। और जिस जगह से वो दीवार टूटी भी हुई है वहां पर भी लकड़ियां फंसाई गई हैं ताकि गांव के उस तरफ जाया ही ना जा सके। गांव के उस तरफ क्या होगा? क्या पुराने घर अब भी वैसे के वैसे होंगे? वहां जाने का क्या कोई और रास्ता नहीं है? मन में कई सवाल थे, लेकिन वो सवालों का जवाब देने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे कि नाना जी ने कहा, वहां ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग या 40 से 50 साल के लोग ही थे। जवान तो मुझे कोई नजर नहीं आया, बच्चा भी कोई नजर नहीं आया। उसके बाद मैं गांव में घूमता गया। आगे वाला तालाब, आगे वाले घर,
गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब उन्हें पता लगा कि मैं नाना जी के रिश्तेदार हूँ, उसके बाद से वो तो मुझे घर के अंदर बुलाना चाहते थे। मेरी बाजू पकड़ पकड़ कर घर के अंदर लेकर जाते और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को कहते। मैं उन्हें कहता, मैं इंसान हूँ, छोटा पेट है मेरा, इतना ज़्यादा नहीं खा सकता। यहाँ तो हर कोई खाना सामने लाकर रख देता है। गांव वाले कुछ मजाक भी कर रहे थे। इसी के साथ ये भी कह रहे थे कि नाना जी ने तुम्हें यहाँ के सारे नियम समझा तो दिए हैं ना। मैंने कहा, जी, दीवार के पार नहीं जाना है और खास ध्यान रखना है। उसके बाद क्या था, सभी खुश। उनकी चिंता दूर हो गई थी कि कोई कम उम्र का भी गांव में है, समय बिता रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर वहां पर एक आदमी जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बालों को काट रहा था, यकीन वो नाई होगा, यही काम करता होगा। मैं उससे बातें करने लगा क्योंकि मैं भी बालों की कटिंग करवाना चाहता था। उसने मेरे बालों को काटना शुरू कर दिया, साथ साथ मुझसे बातें करता गया। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं या छोटी उम्र के लोग सभी दूर भेज दिए गए हैं। उसने कहा, हाँ, उन्हें दूर भेज दिया गया है। यहाँ काफ़ी खतरा रहता है ना, यहाँ काफ़ी खतरा रहता है ना। मैंने उससे पूछा, वो तो ठीक है, कम उम्र के बच्चे उन सबको खतरा रहता है, लेकिन ऐसा कौन सा खतरा है जो किसी बूढ़े बुजुर्ग के लिए सही नहीं है। उसने कहा, दीवार के पार जो कुछ है ना, वो लोगों को बुलाने की कोशिश करता है। वो गांव के उस तरफ बुलाता है। जो उस तरफ चला जाता है उसके साथ कोई ना कोई बुरी दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। तुम भी ध्यान रखना, ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश मत करना। उस आदमी ने भी मुझे डराया, लेकिन कई सवालों का जवाब दे दिया। 15 साल पहले वहाँ क्या घटना घटी थी। बीच में दीवार नहीं हुआ करती थी, बड़ा गांव हुआ करता था। यहाँ आगे वाली जो कच्ची सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, उस जमाने में नई नई सड़क बनी थी, जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आना पसंद करते थे। माना जा रहा था कि यहाँ पर डाकघर भी जल्द ही बन जाएगा, जिसके बाद ये छोटा सा गांव धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। लेकिन गांव के उस हिस्से में शुरुआत में कुएं से आवाज़ें आने लगी। लोग कुएं में देखते तो कोई शक्ति उन्हें कुएं में खींच लेती, जिसके बाद घरों के अंदर से बाजुएं निकलने लगी, हाथ निकलने लगे और लोगों को पकड़कर दीवार के अंदर खींच लेते। इस तरह लोगों की लाशें दीवारों के अंदर मिलती। ऐसी कई घटनाएं हुई जब लोगों को भूत प्रेत अपने घरों के अंदर दिखने शुरू हो गए, जिसके बाद लोग डर कर घरों से बाहर भागने लगे। लेकिन एक चीज़ सबने मानी कि एक खास रेखा है, उसके पार वाले घरों में ये सब होता है, लेकिन इस तरफ ये सब नहीं होता। फिर उसके बाद लकड़ियों का बाड़ा बना दिया गया ताकि कोई भी गांव के उस हिस्से में जा न सके। लेकिन वहां से ऐसी आवाज़ें आती जो कुछ लोगों को मदहोश कर देती या बुलाने की कोशिश करती। किसी न किसी तरह फंसाकर लोगों को वो आवाज़ें उस तरफ बुलाती। उसके बाद उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना हो जाती। ऐसा नहीं था कि हर कोई मारा जाता, कुछ लोगों को चोट लग जाती तो कुछ पागल हो जाते। उसके बाद वहाँ बड़ी दीवार का निर्माण किया गया ताकि कोई भी उस तरफ जा ना पाए। लेकिन फिर भी बच्चे और जिनकी उम्र 30 साल से कम थी, वो उस तरफ जाने की कोशिश करते। आवाज़ें उन्हें बुलाती और वो मना नहीं कर पाते। जिसके बाद दीवार ऊंची कर दी गई और जितने भी जवान बच्चे यहाँ पर रहने वाले थे उन्हें दूर भेज दिया गया ताकि दोबारा कोई दुर्घटना ना हो। ये लगभग 10 साल पहले से हो रहा है। उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई जब यहाँ का रहने वाला किसी हादसे का शिकार हुआ हो। कोई भी जिसकी उम्र 30 साल से कम हो उसे यहाँ पर बुलाता नहीं। उसने मेरे बाल भी काट दिए थे, ये कहानी भी सुना दी थी जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा बेहुदा सी कहानियाँ हैं, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा पागलपन करते ही हैं, लोगों को डराने के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ बना देते हैं। यकीनन दीवार के उस तरफ की जो ज़मीन है ना, कोई ना कोई उसका इस्तेमाल ज़रूर करता होगा। हो सकता है कुछ ऐसे बुरे लोग हों जो वहाँ पर जाता है उसे पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, या कुछ और ही हो सकता है। मुझे क्या लेना देना, मुझे तो नाना जी के साथ यहाँ पर समय बिताना था तो मैं यहाँ पर समय बिताऊंगा। इस तरह दोपहर के वक्त मैं घर पहुँच चुका था और मुझे दोपहर को सोने की आदत थी।
रात के वक्त मैं देर से सोया करता था, टीवी बहुत ज़्यादा देखा करता था, तो मैं दोपहर को सो गया। शाम के वक्त उठा, नाना जी से बातें की। फिर मैं नाना जी को कहने लगा, नाना जी, मैं रात के वक्त घूमना चाहता हूँ। गांव में कई लोग दिए जलाते हैं, अब भी यहाँ पर लोग दिए जलाते होंगे ना? नाना जी ने कहा, हाँ, यहाँ पर बिजली कई बार कम ही आती है और तब लोग दिए भी जलाते हैं, मोमबत्तियाँ भी जलाते हैं। मैंने कहा, नाना जी, मैं घूमना चाहता हूँ। नाना जी ने बस मुझे यही कहा था, दीवार के करीब मत जाना, वैसे जहाँ घूमना चाहते हो, जैसे घूमना चाहते हो तुम घूम सकते हो। यहाँ पर ऐसी कोई लूटपाट की वारदात नहीं होती, सभी लोग बड़े अच्छे हैं, और ऐसा कुछ हुआ भी तो लोगों को बता देना, तुम्हारे साथ कोई ना कोई घूमने के लिए आ ही जाएगा। मैं रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। नाना जी रसोई में खाना बनाने में लग चुके थे। मैं घूमने के लिए बाहर निकल आया था। एक उत्सुकता थी मेरे अंदर। जब भी कोई अजीब चीज मेरी आंखों के सामने होती तो उसकी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश मैं पूरी किया करता था। मुझे दीवार के पास जाना चाहिए या नहीं, यह सवाल मैंने खुद से कई बार पूछा था। जवाब हर बार हाँ में आया था। मुझे लगा दीवार के पास जाता हूं, देखता हूं दीवार के पार से कैसी आवाजें आती हैं, मुझे बुलाने की कौन कोशिश करता है। वो आखिरी घर जहां लोग बाहर बैठे हुए थे मुझे रोक रहे थे, कह रहे थे कि दीवार के पास मत जाओ, वहां कोई ना कोई तुम्हें बुलाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा, मैं दीवार के पास नहीं जा रहा, बस पेड़ों के बीच से घूमकर आगे वाले घरों तक चला जाऊंगा। इस तरह उन्हें भ्रम में डालकर दीवार के बिल्कुल साथ था। यह दीवार थी 15 फुट ऊंची, पत्थरों की, ईंटों की, सीमेंट से बनाई गई दीवार, जिसे हिलाया तक नहीं जा सकता था। गांव वालों ने इतनी मेहनत की होगी इस दीवार को खड़ी करने में। फिर मैं दीवार को हाथ लगाकर कुछ सुनना चाहता था। ऐसी कौन सी आवाज है जो किसी को भी उस तरफ बुला लेती है। दीवार के साथ साथ चलता रहा। मुझे लगभग 15 से 20 मिनट तक ना कोई आवाज सुनाई दी, ना ही डर लगा। फिर मैं आगे वाले उस कच्चे रास्ते तक पहुंच गया था जहां दीवार एक हिस्से पर टूटी हुई थी। बारिश के कारण जमीन धंसी होगी और दीवार का वो हिस्सा टूट गया। वहां पर लकड़ियां लगाई गई थी और वहां पर कई छेद थे। उन छेदों से दूसरी तरफ देखा जा सकता था। मुझे लगा मुझे देखना चाहिए, दीवार के उस तरफ है क्या, देखो तो सही। जैसे ही एक छेद से कपड़ा हटाकर मैंने दूसरी तरफ देखा, वहां बने हुए कई घर दिखे मुझे और वहां पर बिजली की लाइंस पड़ी हुई थी। यानी घरों में बिजली जरूर होगी, भले ही अधिकारी काट कर चले गए होंगे, लेकिन कई घरों में जलती हुई लाइट्स देखी मैंने, कई जगह जल रहे दिए देखे मैंने। ऐसा लग रहा था जैसे उस तरफ कोई रहता हो। दिए जलाए गए थे, लाइट्स जलाई गई थी और जो कच्ची सड़क थी ना, वो पूरी तरह से साफ थी। अगर उस सड़क का इस्तेमाल कोई नहीं करता होगा तो बेहद गंदी होनी चाहिए थी, घास उगी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पूरी तरह से साफ मिट्टी की सड़क थी। मिट्टी के ऊपर कुछ ईंटें लगाई गई जिस पर घास तक नहीं आई थी। उस छेद से काफी समय तक मैं उस तरफ देखता ही रहा। मुझे अजीब लगता रहा। मुझे लगता है गांव के लोगों का आपसी झगड़ा है, दीवार के उस तरफ वाले लोग और दीवार के इस तरफ वाले लोग। ये लोग कहते होंगे कि वो गलत है, वो भूत हैं, उस तरफ वाले कहते होंगे ये भूत हैं, ये गलत है। तो ये गड़बड़ चल रही है। मुझे लगता है ये गांव वाले बड़े अजीब हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। उस छेद से काफी समय तक उस तरफ देखता रहा मैं। तभी मुझे वहां पर एक लड़का नजर आया। उस लड़के की उम्र होगी कोई 12 से 13 साल। बिल्कुल दीवार के साथ साथ चलता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा। मुझे लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए, ये तो पागलपन होगा ना, भूतों पर यकीन करना। तो मैंने उस लड़के को आवाज लगाई। मेरी आवाज सुनकर वो भौंचक्का सा हो गया और डर कर ऐसे भागा जैसे उसने भूत देख लिया हो। डर कर दूर निकल गया, लेकिन ना तो चीखा ना कोई आवाज लगाई, बस वहां से दूर चला गया। तब मुझे लगने लगा था मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है। दीवार के उस तरफ वाले सोचते हैं कि इस तरफ भूत है, जबकि इस तरफ वाले सोचते हैं उस तरफ भूत है। दीवार को इसीलिए बनाया गया है। वो लड़का भी इसीलिए डर कर भागा, उसे लगा आवाजें आने लगी, भागो। मन ही मन मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन
मैं यहाँ कुछ खास कर नहीं सकता था। गांव में करने के लिए कुछ नहीं होता। शहर में किसी चौपाटी पर चले जाओ, कुछ खाने के लिए चले जाओ, कुछ दोस्तों से मिलने के लिए चले जाओ, या कोई ना कोई मेला तो लगा ही होता है। इस गांव में लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। मनोरंजन के लिए लोग क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मनोरंजन मिल चुका था। हर जगह पर वो दीवार इतनी ऊंची थी कि उसे पार नहीं किया जा सकता था। अगर कहीं पर दीवार छोटी होती शायद मैं कोशिश भी करता। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को ठान लें तो भगवान रास्ता दिखाता है। एक जगह पर वो दीवार कुछ टूटी हुई थी, सिर्फ 10 फुट ही ऊंची थी और ऊपर कुछ न कुछ लकड़ियां फंसाई गई थी जो दूसरी तरफ गिर चुकी थी। लेकिन कमाल की बात थी, इस तरफ लगा हुआ अमरूद का पेड़, दूसरी तरफ भी अमरूद का पेड़ था और दोनों की टहनियां जैसे एक दूसरे से लिपटी हुई। पूरा का पूरा रास्ता बना हुआ था। अमरूद के पेड़ पर मैं कई बार चढ़ चुका हूं, जरा भी मुश्किल नहीं होती। अमरूद के पेड़ को अगर सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करूं तो मैं दूसरी तरफ जा सकता हूं। मन में ख्याल आया और मैं अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ा, दूसरी तरफ मैं साफ देख पा रहा था। कई घर थे, रास्ते थे, दिए जल रहे। ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा बसा हुआ गांव हो। उजड़ा हुआ गांव का वो हिस्सा तो नहीं लग रहा। धीरे धीरे दीवार को पार करके मैं अमरूद के दूसरे पेड़ पर था। वहां से मैं नीचे उतर आया। अब अपना थोड़ा सा ध्यान रखना था मुझे, ऐसा ना हो इस तरफ वाले लोग मुझे पकड़कर चोर चोर कहने लगे। सबसे पहले आगे वाले उस घर तक गया मैं, जिसके आगे 2 दिए जल रहे थे। मुझे लगा इस घर में कोई ना कोई तो होगा। खिड़कियां खुली ही थी तो मैं अंदर झांक सकता था बड़ी आसानी से। अगर किसी को पता लगता तो मैं भागकर अमरूद पर चढ़ता। इस तरफ से अमरूद पर चढ़ना और भी आसान था। टहनियां ही काफी ज्यादा थी, कटाई नहीं की गई थी। मैंने घर के अंदर झांका। घर में कुछ नहीं था, गंदगी और ढेर सारी लकड़ियां, टूटे हुए हिस्से, छत अंदर की तरफ नीचे गिर चुकी थी। फिर मैं दियों को देखने लगा। आखिर ये दिए किसने जलाए होंगे? इस घर में तो कोई नहीं रहता, ये तो साफ है। जिसके बाद मैंने दूसरे घर के अंदर झांका, वहां पर भी कोई नहीं था। 3-4 घरों के अंदर देखने के बाद मैं समझ गया घरों के अंदर कोई नहीं है। बाहर दिए जरूर लगाए गए हैं लेकिन घरों में कोई नहीं है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस गांव के बारे में जानना चाहता था। सफाई तो काफी अच्छी तरह से की गई थी, सड़कें पूरी तरह से साफ थी और कोई भी घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था। छोटी छोटी गलियां हर घरों के बीच बनी हुई, जहां पर आसानी से छिपा जा सकता था। अगर कोई भी यहां पर आ जाता, मुझे देख लेता, तो कहीं ना कहीं छिपने के लिए जगह तो मिल ही जाती। इसी तरह मैं उन दीवारों के पीछे छिपता हुआ, पेड़ों के पीछे छिपता हुआ ढूंढना चाहता था किसी को, कोई नजर तो आए जो यहां रहता हो। डर तो कब का लोप हो चुका था। अगर मैं डरता होता तो इस तरफ आता ही ना। मेरे अंदर की अपने आप रहस्य सुलझाने की कामना उमड़ पड़ी थी जो मुझे यहां तक खींच लाई थी। नाना जी की बात नहीं मानी थी मैंने। ऐसा मैं हमेशा करता हूं, शायद तभी मेरे नाना जी कभी मुझे यहां आने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन मैं तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे आगे 2 लोग नजर आए। उन 2 लोगों ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुर्ता पायजामा, नीचे एक दिया लगा हुआ। उस दिए को दोनों जैसे जला रहे हों। दोनों बार बार झुकते, उस दिए को जलाने की कोशिश करते जो कि पहले से जल रहा था। हाथ में एक माचिस की तीली लेते, उस दिए के पास जाते, फिर से खड़े हो जाते। थोड़ा सा आगे ही मैं बढ़ा था, जैसे उनका काम हो गया हो। फिर वो आगे बढ़ चले, वहां से दूर निकल गए। लेकिन दोबारा मुझे वो नजर नहीं आए। मैं गांव के उस हिस्से में था जिसे भूतिया कहा जाता है। मुझे लोग नजर आ रहे हैं, घर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कोई भी मौजूद नहीं। ना कोई आवाज, ना किसी जानवर की आवाज, ना पंछी की आवाज। पूरी तरह से सन्नाटा, लेकिन रोशनी जरूर थी। जगह जगह लगी हुई वो स्ट्रीट लाइट अच्छे से चल रही थी।
दिए भी काम कर रहे थे। मुझे अंधेरे में परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही गांव के बिल्कुल बीच में पहुंचा था मैं, वहां बना हुआ वो बड़ा सा कुआं नजर आया मुझे। उस कुएं को कई लोगों ने घेरा हुआ था। उस कुएं के अंदर झांक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुएं में कोई चीज गिर गई हो, जिसे ढूंढने की हर कोई कोशिश कर रहा है। हर कोई नीचे की तरफ उंगलियां कर रहा था। लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी, वो देखो, वो देखो। उससे ज्यादा कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी भीड़ कुछ कर रही है तो कुछ ना कुछ घटना या दुर्घटना हुई ही होगी। मुझे लगा वहां कुएं के पास जाना चाहिए। भीड़ में किसी को पता नहीं लगेगा। सबके कपड़े अजीबोगरीब है ना, और आधे लोगों ने मुंह ढका तो हुआ है। मैं भी ऐसा करता हूं, थोड़ा मुंह को ढक लेता हूं। उसके बाद आगे की तरफ मुंह करके देखूंगा अंदर क्या चीज है जिसे सब देख रहे हैं। चलते चलते भीड़ के बीच ही पहुंच गया। किसी को पता नहीं लगा कि मैं बाहर से आया हूं। कुएं के अंदर जैसे ही मैंने झांका, कुएं में कुछ नहीं था। रस्सी डाली गई थी। कुएं के गहराई में एक बाल्टी लटक रही जो थोड़ी थोड़ी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उन लोगों के चेहरे अब सामने से नजर आए थे, क्योंकि कुएं के बीच में एक लालटेन लगाई गई थी। लालटेन की रोशनी में सबके चेहरे नजर आ रहे। वो जले हुए चेहरे थे, वो कटे हुए चेहरे थे, वो भयानक चेहरे थे। सब के सब लोग मुझे घूरने लगे, और देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी जिंदा हो। मैंने जिंदगी में कभी भूत नहीं देखे थे, और जैसे मेरी सोच बदल गई, एक ही क्षण में मुझे लगने लगा जो मेरे सामने है वो जिंदा नहीं, कोई भूत है। मैंने कदम पीछे हटाने चाहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पकड़ा उन्होंने मुझे। जैसे ही मुझे पकड़ लिया, उसके बाद मुझे उस कुएं में वो धकेलना चाहते थे। मैं चीखे मार रहा, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई मुझे बचाना नहीं चाहता था। हर कोई मुझे कुएं के अंदर ही धकेलना चाहता था। वो बातें सच थी। इस तरफ जिंदा कोई नहीं है, यहां पर कोई श्राप है यकीनन। उन्होंने मुझे रस्सी से बांधा, जो कि नीचे से खींची, बाल्टी समेत मुझे उस कुएं के बीच में लटका दिया। फिर रस्सी पकड़े हुए वो लोग, वो मुर्दे धीरे धीरे मुझे कुएं के नीचे ले जा रहे। मैं चीखे मारता जा रहा, क्योंकि मेरी कलाइयां बहुत जोर से बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे कुएं में उतारा। थोड़ा थोड़ा पानी था, ज्यादा पानी भी नहीं था। सूखा हुआ कुआं था, लेकिन बिल्कुल नीचे उतरकर घुप अंधेरा था। वहां पर घुप अंधेरा। मेरी बाजुएं बंधी हुई, मेरी टांगें बंधी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहां से बचने वाला नहीं, कोई मेरी मदद के लिए इस तरफ नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। वो भयानक चेहरे ऊपर से मुझे घूरे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। जिसके बाद कुएं के नीचे भी रोशनी हुई। वो रोशनी आंखें चुंधियाने वाली थी, लेकिन वो रोशनी कुएं में कहां से आई? क्या किसी ने आग जलाई है? ध्यान पड़ा दाईं ओर। कुएं के बिल्कुल नीचे एक जैसे छेद था, और आगे पड़ा हुआ एक पत्थर। छेद के पीछे से रोशनी आ रही थी। उस रोशनी पर मेरा ध्यान गया। मैं ध्यान देकर देखना चाहता था आखिर रोशनी है क्या, कुछ चमक रहा है। वो दिया था। दिए की रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही, जिससे कुएं में रोशनी हो गई, और ऊपर जितने भी लोग थे वहां से गायब हो गए। खाली कुआं था। मेरी बाजुएं बंधी हुई थी, मेरी टांगें बंधी हुई थी, लेकिन वो रस्सी थोड़ी ढीली हुई, जिससे अपनी बाजुओं को मैं छुड़ा पाया। अपनी टांगों के ऊपर से भी रस्सी को निकाल लिया मैंने, लेकिन रस्सी को जब खींचने की कोशिश की, खींचती हुई पूरी की पूरी रस्सी उस कुएं में गिर चुकी थी। मैं अब बाहर कैसे निकलता? मैंने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। कुएं के किनारों पर किसी तरह चढ़कर ऊपर चला जाऊं। करीबन 25 फुट नीचे था मैं, 25 फुट। इतनी गहराई में मुझे घुटन का एहसास हो रहा, और सीलन से भरी हुई वो दीवारें। हाथ फंसी नहीं रहा, बार बार खिसक कर मैं नीचे गिर जाता। रोता रहा, सिसकता रहा, लेकिन मुझे आवाजें सुनाई देती रही उस छेद से। मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये जितने भी मरे हुए भूत हैं ना, छेद के उस पार हैं। वो बड़ा छेद था जहां घिसट कर जाया जा सकता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी भी था। मरता क्या नहीं करता। पत्थर को हटाया मैंने। सामने मुझे एक दिया नजर आया।
दिए की तरफ थोड़ा घिसट कर गया। वो छेद इतना भी छोटा नहीं था कि वहां पर आराम से झुककर निकला ना जा सके, लेकिन फिर भी घिसट कर आगे बढ़ा। कपड़े तो पूरी तरह से गीले थे, शरीर भी ठंडा ठंडा सा होने लगा था, लेकिन एक दिए से लगभग 6 फुट की दूरी पर एक और दिया था। जैसे एक दिशा थी जहां से शायद बचकर बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता हो। जैसे ही मैं उस छेद से घिसट घिसट कर आगे बढ़ता गया, काफी लंबी सुरंग सी बनाई गई थी। वहां ईंटें लगी हुई थी जहां झुककर कोई निकल सकता था, तो मैं थोड़ा खड़ा हुआ, झुककर आगे बढ़ने लगा। मुझे वो दिए रास्ता दिखा रहे थे। मैं भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया और आगे जाकर वो सुरंग खत्म हुई और एक बड़ा सा तहखाना नजर आया। उस तहखाने में घुप अंधेरा था, बस इस दिए की रोशनी से थोड़ा आगे तक नजर आ रहा, लेकिन साफ था ये जो तहखाना है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। पीछे से मैंने उस दिए को अपने हाथ में ले लिया। थोड़ा थोड़ा वो दिया बुझने की कगार पर हिलता हुआ नजर आ रहा, लेकिन उससे देखने में आसानी जरूर हो रही थी। मैंने कुछ कदम और आगे बढ़ाए। अचानक उस तहखाने में रोशनी हो गई। वहां लगी हुई कई छोटी छोटी मशालें अपने आप जल उठी थी। कई तरफ रखे हुए दिए अपने आप जगमगाने लगे थे, लेकिन आग किसने लगाई, मैं वो देखना चाहता था। अचानक कराहने की आवाजें आने लगी। ये भयानक कराहने की आवाजें थी, जैसे किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। ध्यान पड़ा, दीवारों पर जमी हुई वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। कराहने की आवाजें कभी दाईं तरफ से कभी बाईं तरफ से, लेकिन एक आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। उस तरफ दीवार हिल रही थी। वो मिट्टी की दीवार थी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही। धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे लगा मुझे ये पता लगाना होगा ये दीवार क्यों हिल रही है और कराहने की आवाज कहां से आ रही है। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन अगर मैं डर के मारे बेहोश हो जाता तो यहां मारा जाता, बचने का कोई मौका तक नहीं मिलता। मैं भूतों के बीच हूं, शायद वो मेरे बेहोश होने का ही इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मुझे खुद को संभालना होगा, खुद को यहां से बाहर निकालना होगा, दीवार के पार पहुंचना होगा। मैंने सुना है कई लोग यहां मारे गए, कई पागल हुए, कुछ लोग बचे भी जो दीवार के इस तरफ आए, भूतों को देखकर डरकर दीवार पार करके उस तरफ पहुंच पाए। मैं उनमें से एक खुश नसीब बनना चाहता हूं। इसी कारण धीरे धीरे कदम बढ़ाए मैंने आगे, सतर्क रहकर आगे बढ़ना चाहता था मैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो दीवार थोड़ी थोड़ी हिल रही, कराहने की आवाज भी दीवार से आ रही। मैं दीवार के बेहद करीब था। वो दीवार एक खास तरीके से हिल रही थी, जैसे उस मिट्टी के पीछे कोई चीज हो। वहां सूखी मिट्टी भी थी और ऐसी मिट्टी भी थी जो जमी हुई थी। सूखी मिट्टी को मैंने हिलाकर थोड़ा साफ किया तो एक आकार सा बना। बाकी मिट्टी को दबाकर मैंने तोड़ा जो कि नीचे गिरी, तो मुझे आगे हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था, जैसे हड्डियों के ढांचे के ऊपर मिट्टी को लगाया गया हो। और एक झटके से जो आवाज आई थी वो कराहने की आवाज। वो आवाज दीवार से नहीं आई थी, वहां बेड़ियों में बांधा गया था एक कंकाल, जिसका चेहरा इंसानी जरूर था, कुछ मांस का हिस्सा जैसे चेहरे पर लगा हो, बाकी पूरा का पूरा शरीर कंकाल ही था। उसका चेहरा एक बच्चे जैसा था, कोई 13-14 साल का बच्चा होगा। मेरी तरफ देखकर कराह रहा था। दीवार पर बांधा गया था उस भूत को जो कराह रहा, और हर तरफ से आ रही वो आवाजें। दीवार के ऊपर से वो मिट्टी धीरे धीरे छटक कर नीचे गिरती गई और मुझे लाशें दीवारों के साथ बंधी हुई साफ नजर आ रही। ये कराहने की आवाज हर तरफ से आ रही थी और मैं कांपता चला गया। वो बेड़ियों से बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस हो या बस बच्चे ही हों जिन्हें बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया हो। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी, दीवारें ही दीवारें,
और ये कराहने की आवाजें मुझे डराती गई। मैं एक दीवार के साथ सटा हुआ था, वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन एक कंकाल जिसकी दोनों बाजुएं बंधी नहीं थी, एक बाजू जैसे खुली हो, उसने मुझे कंधे से पकड़ लिया। मुझे उसने पकड़ रखा था, वो छोड़ नहीं रहा, जबकि मैं भागकर निकलना चाहता था उससे दूर। उसने खींचकर मेरे कान में कहा, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो तुम्हें उस झोंपड़े को आग लगानी होगी, वरना वो तांत्रिक तुम्हें मार डालेगा। ये कहकर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उससे दूर निकल आया। वहां कराहने की आवाजें बंद हो चुकी थी। अब सभी एक ही लाइन दोहरा रहे, तुम्हें उस झोंपड़े को जलाना होगा, वरना वो तांत्रिक तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें उस झोंपड़े को जलाना होगा, वरना वो तांत्रिक तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें उस झोंपड़े को जलाना होगा, वरना वो तांत्रिक तुम्हें मार डालेगा। मुझे लग रहा था यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बस इसी लाइन को दोहराए जा रहे थे। फिर मुझे लगा क्यों ना किसी एक से बात करूं, ये जो भी है शायद मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। मैं उसी कंकाल के पास गया जिसका चेहरा थोड़ा साफ था, किसी लड़के जैसा लग रहा। मैं उसके बेहद करीब, वो मेरी तरफ देख रहा। वो कटी हुई आंखें थी, आंधी काले रंग की, वो खोपड़ी के बीच हिल रही। मैंने कहा, कौन तांत्रिक, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे यहां से जाने दो। उसने कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो तांत्रिक 23 साल से कम उम्र के लोगों की बलि देता है, वो मार डालता है, और तुम्हें उसके झोंपड़े को जलाना होगा, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब वो जिंदा नहीं है, इसीलिए उसके झोंपड़े को जलाने से ही ये श्राप खत्म होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी हमारी तरह यहां दीवार में चिनवा दिए जाओगे। मैंने उसको कहा, मैंने उस तांत्रिक का क्या बिगाड़ा है, या तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहां ये श्राप सबको क्यों मारता है? उसने कहा, ये श्राप उस तांत्रिक के कारण ही शुरू हुआ। भेष बदलकर गांव में रहा करता था और बच्चों को अगवा करके जमीन के नीचे यहां दीवारों में चिनवा देता, अपनी तंत्र साधना के लिए। उसने कई बच्चों को मारा, लेकिन सबको लगता था कोई चोर लुटेरा डाकू बच्चे को उठाकर ले जाता है। जिसके बाद भले ही वो जितने भी बच्चों को मार चुका था, भटकती आत्माएं जब हावी होती हैं तो किसी तांत्रिक को भी नहीं छोड़ती। हमारी कई आत्माएं जुड़कर उसे मार तो चुकी थी, लेकिन मरने के बाद वो और ताकतवर हो गया और श्राप बनकर गांव के इस हिस्से में किसी के भी आने पर उसे मार डालता। लेकिन हम यहां तक आने के लिए सबको बुलाते, आवाजें लगाते, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ता जो यहां आना चाहता, हमारी आत्मा को शांति दिलाना चाहता, हमें मुक्ति दिलाना चाहता, वो तांत्रिक उसे मार डालता। तुम हिम्मत वाले हो जो कुएं के अंदर से यहां तक पहुंच पाए, वरना हर कोई डरकर दूर से ही भाग जाता है, और वो तांत्रिक सतह पर शिकार करता है। तुम यहां पर सुरक्षित तो हो, लेकिन ज्यादा समय यहां सुरक्षित रह नहीं पाओगे। तुम्हें सतह पर जाना होगा, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बस उस झोंपड़े में जब तुम निकलोगे उसे जला देना। वो झोंपड़ा ही श्राप का कारक है। उसके जलने के बाद उस तांत्रिक की आत्मा भी जल जाएगी और तब ये श्राप खत्म होगा। उसके बाद हमारी लाशों को, हमारी हड्डियों को यहाँ से निकलवा कर इसका अंतिम संस्कार अगर तुम करवाना चाहो तो करवा देना, हमारी मुक्ति के लिए। ये तहखाने के दरवाजे का इस्तेमाल बहुत सालों से नहीं हुआ था, तो उस पर भी मिट्टी जम चुकी थी। उस दीवार का रास्ता उन सब ने दिखाया मुझे। वहां मिट्टी झाड़ने के बाद मुझे गला हुआ दरवाजा भी मिला, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी, आगे सीढ़ियां होंगी और जैसे ही तुम सतह पर पहुंचोगे तुम झोंपड़े के अंदर होगे। ऊपर लकड़ी का दरवाजा है जिसे खोलकर झोंपड़े के अंदर पहुंच जाओगे।
इस गांव में वो तांत्रिक की आत्मा शक्तिशाली है, लेकिन अपने झोंपड़े में और भी ज्यादा शक्तिशाली। तुम्हें आग लगानी होगी झोंपड़े के अंदर, यही बचने का रास्ता है। सतह पर पहुंचते ही वो तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। तुम्हें आग जलानी होगी। सोचो आग कैसे जला सकते हो। वहां पर मेरे हाथ में एक दिया था। उस दिए से मैं आग तो जला सकता था, लेकिन किसी छोटी चीज को अगर मैं जलाता, आग बढ़ने में समय लगता। उतने में वो तांत्रिक मुझे मार सकता था। चेतावनी मिल चुकी थी। मैंने उस दिए से वो दरवाजे के लकड़ी के हिस्से को जलाया। दीवार को भी आग लगाने की कोशिश की दरवाजे के जरिए। तहखाने में आग लग चुकी थी। अब अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं पड़ती। उन सब की हड्डियां जलने लगी, लेकिन वो खुश थे। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा, 2 लकड़ी के हिस्से थे जल रहे जो मैंने हाथ में पकड़े हुए। वो दरवाजा जो सीढ़ियों से ऊपर था, नीचे से आग लगाकर मैंने उसे भी जलाना शुरू कर दिया। जब आग धधक कर लगने लगी तो धक्का देकर मैंने उस दरवाजे को तोड़ा और लकड़ी के हिस्से बिखर गए झोंपड़े के अंदर। ऐसे झोंपड़े के अंदर पहुंचा था। तांत्रिक की आत्मा वहां धुएं के रूप में पूरे झोंपड़े में थी, लेकिन बाकी का धुआं वो लकड़ियों के कारण था जिसे मैंने जलाया था। वो मुझे उठाकर दीवार के पार फेंक पाया। वो दीवार लकड़ी की थी और मेरी पीठ पर जख्म हो चुके, लेकिन जलती हुई लकड़ियां झोंपड़े के अंदर थीं, जिस कारण झोंपड़े में आग लगने लगी। वो मुझे उठाकर पटक रहा था, मारना चाहता था और कहा भी था, तुम्हें तहखाने में लटका दूंगा। तुम बहुत समय बाद आए हो, बहुत समय से कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन उसे यह पता नहीं था मैं कोई शिकार नहीं बल्कि शिकारी था। उसका सच जान गया था। वो मुझे मारना चाहता था, वो भी तहखाने में ले जाकर। पीछे से झोंपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। मुझे जख्मी तो कर पाया वो, लेकिन झोंपड़ा जल गया और झोंपड़े के साथ ही उसकी वो प्रेत आत्मा भी जलने लगी थी। अगर मैं उस कुएं में ना पहुंचाया जाता, वो सुरंग के जरिए तहखाने में ना पहुंचता, तो वो मुझे कब का मार चुका होता। सतह के नीचे उसकी ताकत काम नहीं करती थी, और वहां पर जितनी प्रेत आत्माएं थीं जो बुलाती थी 30 साल से कम उम्र के लोगों को, वो खुद को बचाने के लिए और उसकी प्रेत आत्मा को खत्म करने के लिए बुलाती थी। लेकिन सब उन प्रेत आत्माओं से डर जाते, लेकिन शिकार बनते थे वो तांत्रिक का। किसी की मदद नहीं हो पा रही थी जब तक मैं वहां पर नहीं आया था। वो तांत्रिक की आत्मा झोंपड़े के साथ ही जल गई और चीखता चीखता जमीन में समा गया था। वहां जमीन से निकलती हुई धुएं से बनी हुई वो आत्माएं जो बच्चों की थी, 30 साल से कम उम्र के लोगों की थी, उसे आसमान में जाते हुए देखा था मैंने। मुस्कुराते हुए थे वो चेहरे। मैं जख्मी था, वहीं पर लेट गया। बेहोशी सी छा गई थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली, धूप आंखों में पड़ रही थी। मुझे आवाजें सुनाई दे रही थीं, मेरा नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन बहुत दूर से। दीवार किसी ने पार नहीं की थी, हर कोई दीवार के पार था, और अमरूद के पेड़ के जरिए मैं दीवार के ऊपर पहुंच पाया। कंधा मेरा उतर चुका था, लेकिन कोशिश मैंने की। दूसरी तरफ पहुंचते ही नाना जी ने मुझे गले से लगा लिया। उन्हें लगा था मैं जिंदा नहीं बचूंगा। रात को उस तरफ जो भी जाता है वो बचता नहीं, मारा जाता है। लेकिन मैं वो पहला था जो वहां पर गया भी, राज सुलझा पाया भी और उसका अंत करके आया भी। नाना जी को मैंने पूरी सच्चाई बता दी और गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने उस बात को सच्चा साबित भी किया था। हर किसी को लगता था वो आदमी कुछ ना कुछ गलत जरूर है, लेकिन शक किसी को नहीं हुआ क्योंकि बच्चा कोई ढूंढा नहीं जा सकता था। लेकिन जब वहां पर ऐसी ताकतें काम करने लगी, उसके बाद वो आदमी गायब हो गया था। प्रेत आत्माओं ने वहीं उस झोंपड़े के अंदर उसे मार डाला था। उसकी लाश वहीं पर सड़ी थी, जिसके बाद शाप समझकर लोग उस जगह को छोड़ चुके थे और उसकी प्रेत आत्मा लोगों को मार भी रही थी।
अब वो भी खत्म हुई, श्राप भी खत्म हुआ, इसीलिए दीवार को भी तोड़ा गया। अगले 5 दिनों तक मैं वहीं पर रहा। रात को दीवार के पार भी लोग गए, ना किसी को आवाज़ सुनाई दी, ना किसी को कोई भूत नजर आया। आखिरकार अंत हुआ बुराई का और जीत हुई अच्छाई की। बरसों बीत चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी उस घटना को याद करके डरता हूं मैं। वहां दोबारा वैसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसे भूतिया कहा जा सके। दीवार भी अब जर्जर हो चुकी है, लेकिन वो गांव तरक्की कर चुका है, सड़कें बन चुकी हैं। कहा ना मैंने, सालों बीत चुके हैं। अब ये किस्सा भी कहानी का रूप ले चुका है, जिसे आज के बच्चे सुनते तो हैं, लेकिन कहते हैं, अरे कैसी झूठी कहानियां गांव में सुनाई जाती हैं, गांव के लोग तो अनपढ़ हैं। यही सब आप भी सोच रहे होंगे ना। लेकिन कभी भी किसी गांव में जाते वक्त उनकी कहानियों को झूठा समझने की गलती मत कीजिए। हो सकता है आप भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं, जिसमें फंसने के बाद आपको लगे बहुत देर हो चुकी है।